हमें ये स्वीकार करने में कहीं एतराज नहीं है कि हमारा कांग्रेस पार्टी का संगठन कैसा होना चाहिए, वो नहीं है। ये भी हमको एतराज नहीं है, हमको मानने में एतराज नहीं होना चाहिए। एतराज तो है लेकिन मानने से एतराज नहीं होना चाहिए कि हमारा जो इलेक्शन मैनेजमेंट है आखिरी पोलिंग के दिन का, उसमें भी भारी कमी रहती है। उस प्रकार की तैयारी हमारी नहीं होती जैसे होना चाहिए। जनता वोट देना चाहती है लेकिन हमारे संगठन की कमजोरी की वजह से हम लोग उसे पूरा नहीं करते। मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी कभार ही ऐसे बयान सुनने को मिलेंगे जिसमें किसी दल का वरिष्ठ नेता खुलकर ये स्वीकार करे कि संगठन में कहां कमी है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस में बूथ मैनेजमेंट की कमजोरियों को स्वीकार करने में ऐतराज नहीं किया। सीहोर में कार्यकर्ता सम्मेलन में दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को आईना दिखाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के कमजोर संगठन की ओर भी इशारा किया। हालांकि पीसीसी चीफ कमलनाथ का मानना है कि संगठन कमजोर नहीं है और लड़ाई बीजेपी के संगठन से है। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा संगठन कमजोर है, आप पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा बूथ मैनेजमेंट हमारा कमजोर है। हमारा मुकाबला केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। चुनाव से कुछ महीने पहले दिग्विजय का ये बयान अब किसी रणनीति का हिस्सा है या कुछ और, ये बात की बात है। लेकिन बीजेपी दिग्विजय सिंह के बयान को कांग्रेस की हकीकत बता रही है, जिसका फायदा अब उसे 2023 के विधानसभा चुनाव में मिलेगा। श्रीमान दिग्विजय सिंह जी ने भी आखिर स्वीकार कर ही लिया कि कांग्रेस का संगठन जर्जर है, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर नहीं सकता, ये कुल मिलाकर तय हो चुका है। और ये लगातार सीधे तौर पर कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान कमलनाथ जी को भी आड़े हाथों लेने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस का संगठन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कमजोर है। राजनीति विश्लेषज्ञों का मानना है कि चुनावी मैदान में उतरने से पहले अपनी अपनी कमजोरियों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही फोकस कर रही हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर ही अंदर इन कमजोरियों पर फोकस किया जाता है और उन्हें दुरुस्त भी कर लिया जाता है, जबकि कांग्रेस में शुरू से ही खुलकर बोलने की परंपरा है। इसलिए अपनी कमजोरियों को लेकर भी कांग्रेस खुलकर बोल रही है। खैर, कांग्रेस के लिए अपनी कमजोरियों को पहचानना 2023 के चुनाव के लिहाज से उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को आईना दिखाने की कोशिश की? सवाल नंबर 2, क्या दिग्विजय ने बूथ मैनेजमेंट के बहाने संगठन को ही कमजोर बताया? सवाल नंबर 3, क्या किसी रणनीति के तहत दिग्विजय कार्यकर्ताओं को कमजोरियां गिना रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस का कबूलनामा। कबूलनामा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। जब आप ये मानते हैं कि कुछ चुनौतियां हैं, तभी आप उनको दूर कर पाते हैं। जब आप कहते हैं कि मैं जिम्मेदार हूं, पूरी टीम आपको देखती रहती है और कैप्टन कहता है कि आप जिम्मेदार नहीं हैं, जिम्मेदार मैं हूं, तब बड़ा परिवर्तन घटता है। जब घर का मुखिया कहता है कि मैं ही आपको ठीक से संरक्षण नहीं दे पाया, तो बड़ा परिवर्तन घटता है। और इस स्वीकार के लिए बड़ी ताकत लगती है कि ये गड़बड़ी है, ये कमजोरी है, इसको दूर करना है। दिग्विजय सिंह एक अलग मिजाज के नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो जहाँ चीज़ों को बहुत रणनीतिक तरीके से रखते हैं, वहीं कई बार वो सच्चाई को, और ऐसी सच्चाई को जिसको आमतौर पर नेता सबके सामने कहने से बचते हैं, उस सच्चाई को भी वो कह देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, जैसा कमलनाथ जी कह रहे थे कि उन्होंने कांग्रेस संगठन कमज़ोर है ये नहीं कहा। उन्होंने इशारा किया है कि बूथ के प्रबंधन के लिए जो व्यवस्था कांग्रेस में है, वो उस तरह से मतदाताओं को खींच नहीं पाती है। जबकि उनका दावा है, यानी दिग्विजय सिंह का दावा है कि मतदाता कांग्रेस को वोट देना चाहता है, लेकिन बूथ प्रबंधन से जुड़ी हमारी कमज़ोरियां नज़दीकी मुकाबले में हमें उस तरह से नवाजती नहीं है, रिवॉर्ड नहीं करती हैं जैसा बीजेपी को मिल जाता है। मुझे याद आता है ये इंटरव्यू संयोग से कप्तान सिंह सोलंकी जी ने 2002 में
एक पत्रकार के तौर पर मुझे ही दिया था और मैं चौंक गया था जब संगठन महामंत्री के तौर पर उन्होंने मुझसे कहा कि आज मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं और बड़ी खबर ये है, आप इस तरह से बिल्कुल ये खबर ले सकते हैं मेरे हवाले से कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ये विश्वास नहीं है कि वो 10 वर्ष की दिग्विजय सिंह सरकार के कार्यकाल को हटाकर अपनी सरकार बना सकता है। मैंने बाद में जब उनसे ऑफ द रिकॉर्ड पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो उन्होंने कहा मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के स्वाभिमान को जगाना चाहता हूँ, इससे उसके स्वाभिमान को ठेस लगेगी कि हमारा ही संगठन महामंत्री हमसे कह रहा है कि आपके अंदर ये कमजोरी है। तो कई बार रणनीतिक तरीके से भी ये बातें कही जाती हैं और कई बार प्योरली एक्सेप्टेंस के मोर्चे पर भी ये बात कही जाती है। बहरहाल दिग्विजय सिंह अपने मिजाज के, जैसा मैंने कहा, अलग ही नेता हैं। इसके तमाम मायने निकाले ही जाएंगे। बीजेपी ने, जैसा आपने देखा कि बीजेपी का अपना अंदाज है, लेकिन जैसा हमने आपसे कहा कि किसी भी चीज़ को स्वीकारने का मतलब है कि आप गलतफहमी में भी नहीं हैं। गलतफहमी में इस बार न बीजेपी है। फ़र्क इतना है कि बीजेपी बंद कमरों की बैठकों में अपने अपने सच को चुनिंदा नेताओं के सामने कह रही है और कांग्रेस मुख्तलिफ है, बीजेपी की तुलना में भिन्न है, तो वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीडिया की मौजूदगी में भी कह देती है। आज इसी को समझेंगे बातचीत के जरिए कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के साथ और हमारे पत्रकार और हमारे साथी एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी के साथ। तो मुलाकात करिए। सबसे पहले डॉक्टर हितेश वाजपेयी, पूर्व अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम, युवा और वरिष्ठ नेता, कोई विरोधाभास नहीं है, युवा भी वरिष्ठ हो सकता है साहब। अवनीश बुंदेला जी हैं हमारे साथ, युवा नेता हैं और वरिष्ठता के क्रम में निरंतर सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उनको ढेरों शुभकामनाएं हैं। उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के और काफ़ी इस चेहरे पर भी निगाह रखिएगा, बहुत संभावनाशील चेहरा है ये। मनोज सैनी है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। मनोज, समझें हम ज़रा सा दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है। बाकी हमारे साथ दोनों मेहमान बड़े महत्वपूर्ण हैं, ख़ासतौर से डॉक्टर वाजपेयी जब बोलते हैं वैदांतिक दर्शन का भी सहारा लेते हैं और कई बार वो कांग्रेस बीजेपी से परे होकर भी बोलते हैं। मैं उनको किसी पेड़ पर नहीं, वृक्ष पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझूंगा उनसे भी, लेकिन पहले आपसे समझने की कोशिश। देखिए शरद जी, ये तो हम रोज ही बात कर रहे हैं कि इस बार का चुनाव बहुत अलग है, जिसमें स्वीकारोक्ति भी है और अपने कार्यकर्ताओं को जागृत करने की तैयारी भी है, दोनों ही तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी। क्योंकि ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें लंबे अरसे के बाद दोनों अपने कार्यकाल की चर्चा करेंगे। वो अपने 15-16 महीने की कार्यकाल की बात करेंगे, तो आप 18 साल के अपने कार्यकाल की बात करेंगे। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें शिवराज वर्सेस कमलनाथ दूसरी बार दिखाई देंगे, यानी चेहरे बहुत स्पष्ट है। और संगठन के बतौर भी हम देखें तो अब जब कमलनाथ पीसीसी चीफ बनकर आए तो 2018 में क्या स्थिति बनी? 2018 में यही हुआ कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई, कांग्रेस सत्ता में वापस आ गई, लेकिन जो कमियां थी थोड़ा सा अंतर चूक गया और आखिरकार 2020 में ही जाना पड़ा। तो हमें लगता है दोनों ही दलों ने बहुत समीक्षा की है। स्वीकारोक्ति इसलिए भी है कि ये बात सच है, कई बार कमलनाथ, हाँ, लेकिन दिग्विजय सिंह पिन पॉइंटेड करके मुद्दे पर आए। दिग्विजय सिंह दाएं बाएं नहीं गए, गुटबाजी की बात उन्होंने नहीं की। जी जी, क्या कांग्रेस वहां पहुंच गई है जहां उसे पहुंचना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और कांग्रेस ने उस पॉइंट को पकड़ लिया है कि आखिर कमजोर हम कहां हैं। बार बार कमलनाथ अपने मन से ये कहते रहे कि हमारा किसी से सामना है तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से। संगठन सर दो लोग नहीं कर सकते, संगठन के लिए वो तमाम कार्यकर्ताओं की जरूरत होगी, जिसकी तरफ दिग्विजय सिंह ने इशारा किया और भारतीय जनता पार्टी तो समय समय पर करती है। और दिग्विजय सिंह ने उस मर्ज का भी जिक्र किया है जिसका ट्रीटमेंट कठिन है। गुटबाजी से निपटा जा सकता है, चुनाव के समय सबको कस्में वादे प्यार वफा दिखा के इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन बीजेपी के पास जो ये ताकत है कांग्रेस इसमें पिछड़ती, इसलिए उन्होंने बिल्कुल नब्ज पर हाथ रखा है और ललकारा भी है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, बूथ प्रबंधन से जुड़े कार्यकर्ताओं को, कि भैया इस बार यहां कोताही की ना तो अब हारे तो सब हारे। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आप किस तरह देखते हैं? आप चुनावी रणनीति को भी समझते हैं, 2002 की उस टीम का भी हिस्सा रहे हैं जिसको जावली के नाम से जाना गया। उसके बाद के सब चुनावों को आपने बतौर बीजेपी के नेता के तौर पर और एक विश्लेषणकर्ता और चुनाव स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर भी देखा। किस तरह आप दिग्विजय सिंह जी के इस बयान को देखते हैं और उसके बरक्स बीजेपी की तैयारी को? देखिए, मैं कमलनाथ जी की कुछ बातों का हमेशा प्रशंसक रहा हूँ और वो बहुत ईमानदारी से विषयों को सीधा सीधा बोल देते हैं। हाँ, ऐसा है। तो आज उन्होंने बोल भी दिया है कि हाँ भाई, कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है बूथ,
तो मुझे ये ठीक भी लगता है रैशनली कि वाकई में कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी बूथ है, और यही कारण मैं समझता हूँ कि 2018 में भी उनको मत ज़्यादा नहीं मिल पाए शरद जी, तो वो तस्दीक करते हैं। उसके पश्चात फिर आप देखें तो जो 25 लोग आ गए हमारे साथ, वहाँ पर सर हमने उपचुनाव में सबसे बड़ी खामी बीएलए की देखी कि बूथ पर बैठने वाला नहीं था, क्योंकि उसका देखिए एक बहुत बड़ा रीजन है, कांग्रेस एक लीडर बेस्ड पार्टी है शरद जी। तो लीडर को यदि जिस लीडर ने बीएलए की तैयारी कर रखी है उसको आपने टिकट नहीं दिया तो उसके साथ में वो अपनी सारी व्यवस्था ले जाता है। ठीक बात। और आपने यदि टिकट उसको दिया जिसकी बीएलए की तैयारी है तो वहाँ सब बीएलए फिट हो जाते हैं। तो हुआ क्या, इन 25 स्थानों पर बीएलए इनका सब और नीचे का सेक्टर सब गड़बड़ा गया, क्योंकि स्वाभाविक है ये सब बड़े लीडर्स थे अपने अपने क्षेत्र के, तो ये गए तो संगठन, उनके यहाँ संगठन अलग से नहीं होता है, तो वो इस बात को समझते हैं। तो एक और है कमलनाथ जी की समझ, लेकिन जमीन नहीं है। जैसे उनने समझ लिया 65,000 बूथों में से साहब 45,000 बूथों पर हमको जरूरत है कि मुस्तैदी की, तो ये कमलनाथ जी ने निकाल लिया। लेकिन इन 45,000 बूथों पर कार्यकर्ताओं का चयन, ये उनकी चुनौती है, क्योंकि पहले जब सिंधिया जी और सब लोग थे तो फिर भी एक रिप्रेजेंटेशन आ जाता था। दिग्विजय सिंह जी खुद एक गुट का चूंकि नेतृत्व करते हैं, तो हर जगह उनके गुट के लोग तो मिल जाएंगे, लेकिन बाकी लोग अभी भी संशय रखते हैं आने में। तो मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि इट इज़ अ डिफ़िकल्ट जोन, तो समस्या पकड़ ली है, ये बात सच है उनकी, पर साथ साथ उसको पूरा कैसे करोगे इसका समाधान अभी उनके पास नहीं दिखता है। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि कांग्रेस को अभी बहुत तैयारी करनी है साहब, नेता, नीति, नीयत, साख, हर चीज़ पे करनी है। अभी चूंकि बूथ का आपने डिस्कशन बताया, और हमारे यहाँ पर प्रत्याशी कोई भी हो सर, हम बीएलओ चूंकि संगठन का हिस्सा है, वो मंडल का हिस्सा है, हमारे शक्ति केंद्र का हिस्सा है, वो टिकट पर आधारित नहीं होता। वो बीएलए किसी को भी आप टिकट दीजिए, आप कई बार स्टोरीज कर चुके हैं, लोग 20-20, 30-30 साल से बूथ पे बैठ रहे हैं। तो ये हमको एक एज मिलती है कि हम एक संगठन आधारित दल होने के नाते टिकट डिपेंडेंसी बीएलएस की नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये क्लियर पॉइंट है जिसमें हमको नंबर दिए जा सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अनिल जी, भारतीय क्रिकेट टीम तेज उछाल वाली पिचों पर हमेशा सरेंडर कर देती है। अब तेज बॉलर हमारे पास हैं, कपिल देव ने उसकी नींव डाली। इसी तरह एस्ट्रो टर्फ पर जब से एस्ट्रो टर्फ आया, भारतीय हॉकी टीम आज तक, ऐसा समीक्षक मानते हैं, कि रिश्ता नहीं बना पाई अभी एस्ट्रो टर्फ से। कहीं फिटनेस की बात होती है, कहीं तेज दौड़ने की बात होती है, कहीं पासिंग की बात होती है। ऐसा ही एक बुनियादी अंतर कांग्रेस और बीजेपी का है। बीएलओ के मैदान पर जहां बीजेपी बहुत मजबूत है, कांग्रेस ने इसकी तरफ न ध्यान देकर अपनी नैसर्गिक लीडरशिप, क्षत्रपों की लीडरशिप को ही अपनी ताकत माना है। लेकिन अब वक्त है कि आप एस्ट्रो टर्फ पर खेलें, तेज उछाल वाली पिचों पर बाउंसर्स का जवाब दें। कितनी तैयारी है आपकी? कमजोरी तो सामने आई है। सर जी, सबसे पहले तो ये बात स्पष्ट है कि कमलनाथ जी ने भी कभी नहीं कहा कि हमारा संगठन मजबूत है भाजपा से। हमने हमेशा स्वीकार किया, कमलनाथ जी ने स्वीकार किया कि हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं, हमारी लड़ाई भाजपा के संगठन से। कई बार कहा, कई बार कहा। और दूसरी बात सर जी, आप ये देखें, दिग्विजय सिंह थे कल सीहोर जिले में, तो जब भी आप अपने कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हैं, भाजपा की भी कार्यकर्ताओं की बैठक हमने देखी, वहां से भी अंदर खानों से कई बातें निकल के आती हैं। मतलब वो आप स्पष्ट अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत देते, वहां कहीं आप उनको भ्रमित नहीं कर सकते। जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी, आपको वो बताना है। और हमने भाजपा से भी इस मामले में सीखा। भाजपा सत्ता के शिखर पे मध्य प्रदेश में, फिर भी हमने देखा कि उनके जो बड़े नेता हैं वो अपने विधायकों को कई बार किसी बात पर समझाइश दे देते हैं, नालायक कह देते हैं, कोई कह देते हैं कि मेरी जेब में ये वर्ग है, वो वर्ग है। अभी कुछ दिन पहले शरद जी हमने देखा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था गला खराब होने का समय सही नहीं है, कोऑर्डिनेशन की कमी। तो शरद जी, ये जब भी बातें आती हैं, जब आप अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, हम तो कह रहे हैं ना, भाजपा भी सत्ता के शिखर पे, फिर भी अगर वो ये बातें कर रहे हैं शरद जी, क्यों? क्योंकि वो अपने कार्यकर्ता, अपनी टीम के बीच में बैठे हैं। जब अपनी टीम के बीच में होते तो आपको हमेशा सत्य बोलना होता है। ये स्वीकार करना चाहिए सर जी कि सीहोर जिला जो है, सीहोर जिले में हम कमजोर हैं। सीहोर जिला ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री के यहाँ सवाल सिर्फ ये है कि रणनीति के तहत उन्होंने कहा रणनीति जब आप अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, आप देखें सीहोर जिला जहाँ पे आप देखें अभी मीडिया भी है जी, बीजेपी की बात बंद कमरों में है। और नगर पालिका के जब हमने टिकट बांटे नगर पंचायत के, तो कई ऐसे भी विधानसभा, कई ऐसे नगर पंचायत क्षेत्र है सर जी कि जहाँ पूरे के पूरे मतलब 12 टिकट दी, तो 12 में से 7 लोग शामिल हो गए, चुनाव के पहले ही वॉक ओवर हो गया। तो ये जब इस तरह की चीजें आती हैं, तो वहां अगर मुझे लगता है माननीय दिग्विजय
दिग्विजय सिंह जी अगर ये बात कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की बेहतरी के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए की जा रही बातें। और आपने जो क्रिकेट की बात की, सर जी बड़ी अच्छी बात बोली, मैं भी हमेशा प्रयास करता हूँ। देखिए आपने जो बोला ना, भारतीय क्रिकेट टीम का जो कहते हैं ना, जो टर्न अराउंड हुआ है कपिल देव के ऑरा के बाद, सौरभ गांगुली, तो जब ऑस्ट्रेलिया 16 टेस्ट लगातार जीत गई थी, 17वां टेस्ट हम कलकत्ता का जो हम जीते थे उससे भारतीय टीम कहते हैं ना वो टर्न हुई है। तो सौरभ गांगुली ने ये कहा था कि ऑस्ट्रेलिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल बट इट इज डिफिकल्ट, मुश्किल है लेकिन हाँ पॉसिबल है उसको हराना, वो हम जीते। तो ये बात है, हम ये मानते हैं कि भाजपा को हराना मुश्किल नहीं है, हाँ थोड़ा मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये वाली बात है, हम तो साफ कहते हैं जो माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, अगर हम चर्चा कर लेते, अगर मैं बोल देता उपाध्यक्ष टाइप बात है आपकी, आज तो आपको मोटिवेशनल नहीं सर, मंच पर सुन सर मैं उपाध्यक्ष बनूं कुछ भी बनूं, लेकिन शरद जी मैं हमेशा बंसल न्यूज का बहुत बहुत आपका आभारी हूं कि आपने सदैव मुझे मतलब मेरी बात को समझा और मुझे अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं पूरे खुले मन से। धन्यवाद आप लोगों का साहब, आप लोग इस कार्यक्रम की एक ताकत है। जी डॉक्टर वाजपेयी आप कुछ मैं कह रहे बस 10 सेकंड कहना चाहता हूँ। देखिए बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, अब हम इसको मान लो थोड़ी देर के लिए हम चलिए खंडवा ले जाते हैं। मैं अगेन पॉजिटिव टॉक कर रहा हूँ। खंडवा में आपने शेरा जी को आगे रखा और दूसरे अरुण यादव जी है, तो दिग्विजय सिंह जी किसको चुनने वाले हैं? क्योंकि वो व्यवस्थाएं नीचे तक जमाएगा शरद जी। तो देखिए इतना आसान नहीं है, और दिग्विजय सिंह जी सर्वमान्य नहीं है। मैं कमलनाथ जी को मान लेता हूँ क्योंकि वो गुटी राजनीति में बहुत ज्यादा नहीं रहे जी, तो प्रैक्टिकली बाकी लोग रहे तो सबके अपने अपने गुट रहे। तो कमलनाथ जी चूंकि गुटी नहीं है, तो आप सिलेक्शन ऑफ बूथ BLS कैसे करोगे, बूथ लेवल असिस्टेंट? ये एक क्योंकि सिलेक्शन दिग्विजय सिंह को करना है, कमलनाथ जी नीचे नहीं जा पाते, वो चेहरों को नहीं पहचानते हैं। तो ये दो ध्रुव हो गए हैं नदी के, दो ध्रुव नदी के दो किनारे हो गए। मेरा डॉक्टर साहब से विनम्र निवेदन है, आप दिग्विजय सिंह जी को समझने का प्रयास नहीं करिए, उनको शायद इस पूरी भाषा नहीं समझ पाई। कल ही वो सुंदरलाल पटवा जी क्या उनकी पत्नी के चरण स्पर्श करके, पुरानी मित्रता है डॉक्टर वाजपेयी की, चरण स्पर्श करके भोजन करके आए। सुरेंद्र पटवा जी ने खुद ट्वीट किया उस चीज को। और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का ये नेचर रहा है, जब वो मुख्यमंत्री भी थे तो अक्सर पटवा जी के यहाँ, कैलाश जोशी जी के यहाँ जाया करते थे। तो मेरा निवेदन भी गए थे वो रिसेंटली 2-3 दिन पहले भी, मेरा वही निवेदन है, सिटिंग एमएलए को आशीर्वाद दे दिया उन्होंने। आप नहीं समझ पाएंगे उनको। देखिए तो, और दिग्विजय सिंह जी जो कहते हैं वो सदैव मैं कहता हूं वो उसके परिणाम बहुत दूरगामी आते हैं। तो मैं तो इसको सर चलिए मुझे खंडवा का सीधा उदाहरण बताइए। खंडवा में क्या करेंगे? देखिए खंडवा में जब हम देखेंगे, खंडवा की अगर बात करूं हितेश भाई, खंडवा में देखिए आप जो शेरा और इनकी अरुण जी की तुलना कर रहे हैं, देखिए हर व्यक्ति तुलना नहीं कर रहा मैं, हर व्यक्ति का अपना रोल रहता है। हम ये मानते हैं कि जब बुरहानपुर विधायक हैं शेरा भाई, जब राहुल गांधी जी की रैली वहां प्रवेश की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो शेरा जी ने जो राहुल गांधी जी का वेलकम किया, उनका आतिथ्य किया। क्या करेंगे? नहीं क्यों नहीं करेंगे, तो हो गया। देखिए वो कहीं ना कहीं आप देखें कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे शेरा जी, आप देखिएगा। लेकिन ये तो है आप भी इत्तेफाक करेंगे कि एक निष्पक्ष चयन वो बहुत महत्वपूर्ण है, और निश्चित तौर पर कई बार राजनीति में दबाव होते हैं और उन दबावों के चलते कई लोग ऐसे सामने आ जाते हैं। मैं किसी तरफ इशारा और संकेत नहीं कर रहा हूं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने अगर ये इशारा बहुत सोच समझकर किया है तो ये पार्टी के लिए शुभ चिंतन है। और कोई वजह अभी तो नज़र नहीं आती है कि उन्होंने किसी गुटबाजी से प्रेरित होकर या विक्षुब्ध अवस्था में, नाराज़गी की अवस्था में ऐसा कहा है। उन्होंने सिर्फ आगाह करने के लिए, और जैसा आप कह रहे हैं कि अपने रैंक एंड फाइल को ये बताने के लिए कि आपसे चूक क्या होती है। जैसे एक एडिटर से पूछा जाता है कि क्या गड़बड़ हो रहा है साहब, टीम जब पूछती है तो वो बताता है कि ये खबरें लेने में हम चूक रहे हैं। शायद ये एक उस तरह की टिप्पणी है। मनोज देखिए शरद जी, ये चुनाव इस बारे में भी महत्वपूर्ण है कि दोनों नेता, चाहे दिग्विजय सिंह जी की बात करें, कमलनाथ जी की बात करें, उनके जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। तो मुझे लगता है कोई ऐसी गलती नहीं करेगा जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं, या विपक्ष की तरफ से कई बार वो बात कही जा रही है कि वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों नेता बहुत गंभीरता के साथ इस तरफ बढ़ रहे हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी की मजबूती को समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 18 में हार मिली है उसको, तो वो कोई गलती नहीं करेगी। आप देखिए कुछ बातें ऐसी जिनका हम शेयर भी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अलग अलग अब समिति पर काम कर रही भारतीय जनता पार्टी, बूथ से हट गई और जो गुजरात का फार्मूला था उस पर काम किया, और गुजरात में आप देखिए 156 लेकर आ गए। मध्य प्रदेश में पिछले 2018 में भले हार मिली हो, लेकिन संभावना तो वही है अब की बार 200 पार। तो हमें लगता है एक एक सीट पर दोनों ही पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी इस बार कुछ अलग करने की तैयारी में है।
क्योंकि सामने भारतीय जनता पार्टी की वो कमजोरी है जो 18 में उन्होंने स्वीकार कर ली थी, 18 में जिसमें हार मिली थी। तो हमें लगता है इस नज़र से भी देखने की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आप भी बहुत समझते हैं चुनाव को, बल्कि मैं कहूँगा कि अब कम हैं ऐसे नेता, अध्ययनशीलता की दृष्टि से, क्षमा करें इसको किसी और संदर्भ में ना देखा जाए, क्योंकि अध्ययन करके पर्दे के पीछे रहने वाले लोगों की संख्या हर पार्टी में तेज़ी से कम हो रही है। अब तो ये है कि जितनी जल्दी गुरु मौका दो तो चौका लगा दें, काम खत्म करें, पार्षद बनी, विधायक बनी, सांसद बनी, जिते कहो होते चलें फिर। तो ये स्थिति है। लेकिन आप जिस तरह से चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि विश्लेषण के साथ आप इस बात को लेकर सतर्क भी हैं कि कांग्रेस इस बार अपनी कमजोरियों को समझ रही है, बीजेपी भी खूब समझ रही है, क्योंकि बंद कमरों से जिस तरह का संदेश छन कर मीडिया तक आता है, तो आप भी अपनी एक एक छोटी छोटी सी भी तथाकथित त्रुटि को माइक्रोस्कोपिक एंगल से देख रहे हैं। जी देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और एक उदाहरण मैं दे देता हूं। जैसे हमारे शिवराज जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि प्रत्याशी चयन, तो प्रत्याशी सर, मैं आपके चैनल पे कई बार बोल चुका हूं, आपके मनोनुकूल होगा। जो आपने व्यंग में बहुत सारा कुछ कह दिया है, व्यंग नहीं, सर मैं चाहता हूं आप दोनों को देखूं इस चुनाव में मैं। जी नहीं सर, वो लाइन है जी, वहीं से तो दवा निकलती है जी, पर भाजपा तो दवा कर लेगी जी। ये हमारा नहीं है, भाजपा के पास्ट का दावा है। चाहे कर्नाटक ले लो, चाहे छत्तीसगढ़ ले लो, चाहे कहीं भी, आपने सब देखा है शरद जी और मनोज जी, आप दोनों ने। हम तो दवा भी कर लेंगे इसकी और ले भी आएंगे। इसीलिए हमने बूथ विस्तारक 1, बूथ विस्तारक 2 के हमने किया, जिससे हम सबसे पहले बूथ पकड़े जो कैंडिडेट सेंट्रिक नहीं है, क्योंकि हमारा संगठन हम कर लेता है। अब अगला दौर हमारा प्रत्याशी का आएगा, तो प्रत्याशी चयन में भी काम जारी है। तो हम उस प्रकार का आपको प्रत्याशी देंगे जो स्वच्छ छवि का बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब, हाँ, बहुत जिसकी आजीविका का स्रोत आपको पता हो जी। और जिसपे जनता का साख क्रिएट कर पाए, क्योंकि आज के दौर में सर ये आवश्यक है। पर मेरा अगेन कहना है, मैं तो आपके सामने खोल दिया क्वेश्चन पेपर, अब मैं ये कह रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जी क्या इस पर चल पाएंगे? भाई एक होता है प्रश्न पत्र ओपन कर दिया। मैं चलता हूं सवाल एग्जैक्टली वो कठिन है, ये बड़ा सवाल है, बड़ा। बीजेपी देखिए, हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हटे हैं, तथाकथित रूप से कहा गया है कि जिस तरह की बातें, आरोप सामने आए हैं, पीएमओ का भी उसमें कहीं ना कहीं एक साफ संकेत रहा है। बीजेपी इन सारी चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेती है। मैं नहीं कहता कांग्रेस नहीं लेती, लेकिन मतदाता, डॉक्टर साहब ने जिस सवाल को खड़ा किया है अवनीश जी, सवाल वही है कि आप ही कई बार ऐसे जनप्रतिनिधि देते हैं, आप यानी आम आदमी पार्टी नहीं, तमाम राजनीतिक दल। इसीलिए मतदाता सब राजनीतिक दलों से पूछते हैं, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। जी देखिए सर जी, ये बात स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में देखिए वर्तमान में सत्ता में भाजपा है और कांग्रेस लगभग 18 साल से निरंतर सत्ता से बाहर है। उसके बावजूद आप देखें, हमारा यहाँ संगठन है, हमारे यहाँ लीडरशिप है। आपने जो पहले भी इंगित किया कि कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी, तो हम ये मानते हैं हमारी स्ट्रेंथ है सर जी। जैसे जो लोग सिंधिया जी जैसे लोग निकल कर गए, लेकिन मैं मानता हूँ ठीक है वो भाजपा में घुल मिल गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो लीडर बेस्ड उनका जो मास अपील यहाँ थी, शायद वहाँ मुझे लगता है इतनी स्ट्रॉन्ग वहाँ ना रहे भविष्य में, क्योंकि वो एक अलग दल है, वहाँ अलग तरह से काम करना पड़ता है। तो ये फिर भी आप देखें कि आज हम फाइट में हैं। मतलब आप देखें उत्तर प्रदेश में हम मानते हैं हम खत्म हैं, लगभग हमारा वोट बैंक 2% पर जा चुका, हम 0 पर पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश में 18 साल 19 साल से हम सत्ता से बाहर हैं सर जी, फिर भी हम फाइट में हैं। और कोई आम आदमी पार्टी, सपा बसपा आके खत्म होके चलेंगे, मतलब उसके बावजूद यहाँ अगर हम फाइट करें सर जी, तो ये मान लें कि हाँ कमजोर है हमारा संगठन, मान रहे, लेकिन आप इतना कमजोर नहीं आकिए। कुछ फर्क देखिए सत्ता पक्ष का रहता है। मैंने कई उपचुनाव सर जी नजदीक से देखे हैं। मतलब बीएलए की जो बात हो रही है, जो बूथ मैनेजमेंट की बात हो रही है, हकीकत बात है सर जी कि सत्ता पक्ष के सामने आदमी टिकने से डरता है। जैसे ही वो खाकी वर्दी वालों को देखते ना, तो विपक्ष में लोग रहते हैं, तो सबसे पहले तो उनको पसीने आने लगते हैं कि ये क्यों आ गए। कोई बड़ा अधिकारी आता है, कोई पीठासीन अधिकारी से तलखी में बात करता है, तो वहां जितने बैठे रहते हैं सर जी डर जाते हैं, क्योंकि हर बिल्कुल क्या लड़े आप लोग, क्या लड़े हैं आप, वो तो इतिहास है। देखिए सर जी, यही होता है ना कि हर चीज का एक धुरी जो होती है। जैसे आज हम कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में आप देखें तो भाजपा कहीं ना कहीं पीछे, संक्षेप में सर, वक्त पीछे, भाजपा बहुत पीछे, और हमारी सरकार बन रही है, आप गारंटी ले लें। और मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार बनी जी, नतीजा आने दीजिए। चलिए, लेकिन कुल मिलाकर मैं आज की बातचीत से बड़ा संतोष इसलिए है, मैं दर्शकों से भी गुजारिश करूंगा कि क्योंकि अच्छा स्वाद परखने के लिए भी मैं कहूँगा कि एक भाव होना चाहिए।
इस बहस को आपने देखा होगा, यहाँ मुट्ठियाँ भिंची नहीं थी राजनीतिक मेहमानों की, और बातें भी कड़वाहट से भरी नहीं थी, न चेहरे पर पीड़ा थी न क्रोध था। मुझे लगता है कि यहाँ आपको समझ में आता है कि किसकी ताकत क्या है और कौन अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए बेचैन है। समझिए इस तरह की बातचीत को, ये वैसा ही है जैसा कोई सेमी क्लासिक सॉन्ग होता है कि थोड़ी देर अगर आप ट्यून कर लेते हैं तो अपने आप आंखें मुंद जाती हैं और थोड़ी देर में आपको लगता है कि सारा तनाव तिरोहित हो गया। देखिए बन गए ना मियां मिट्ठू, ये एंकर लोगों का प्रॉब्लम ही है ये सर, माफ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाजपेयी, बहुत शुक्रिया अवनीश जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, तिहार के सहारे जीत या हार। नमस्कार।